देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था ना वो था क्या है रोटेशनल मोशन, अभी चल ही रहा है। तो और आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टर्न। ओके, देखो जब भले ही रोड हॉरिजॉन्टल हो, लेकिन जब कोई व्हीकल या कोई साइक्लिस्ट टर्न करता है ना, जब कोई व्हीकल या साइक्लिस्ट टर्न करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। भले ही रोड एकदम प्लेन हो हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, बट जब साइक्लिस्ट टर्न करता है ना, जब कहीं भी साइक्लिस्ट टर्न करता है तो क्या करता है, वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। वो एक इस तरह का सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। ओके, कहाँ पर? टर्न पर। भले ही रोड हॉरिजॉन्टल हो, लेकिन जब साइक्लिस्ट टर्न करता है ना तो वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। ऐसे में उस साइक्लिस्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगती है। क्या फोर्स लगती है, चलो पहले वो देख लेते हैं। तो कुछ लैंग्वेज लिख लो। लेट अ साइक्लिस्ट ऑफ मास m moves with velocity v at a horizontal circular path of radius। ठीक है, इतनी लैंग्वेज बहुत है। ओके, तो जब साइक्लिस्ट टर्न करता है ना तो वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, और ऐसे में उस पर एक फोर्स लगती है। क्या फोर्स लगती है? ठीक है, हम ये फोर्स दर्शाने जा रहे हैं कि भाई साइक्लिस्ट पर कौन कौन से फोर्स लग रही है। सबसे पहले साइक्लिस्ट पर ये समझ लो, साइक्लिस्ट का सेंटर ऑफ मास है। ये जो पॉइंट हमने बताया ना, साइक्लिस्ट का सेंटर ऑफ मास है। ओके, चलो तो नीचे पर सबसे पहले वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg। फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, जहाँ पे m क्या है? मास ऑफ द साइक्लिस्ट है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो साइक्लिस्ट पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg लगेगी। ओके, और ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड साइक्लिस्ट पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। और कितनी लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन मान लो n लगाएगा। साइक्लिस्ट पर ग्राउंड जो है ना एक नॉर्मल रिएक्शन n लगाएगी, एक नॉर्मल फोर्स n लगाएगी एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। ओके, देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, चाहे बॉडी का पोजीशन जो भी हो। ओके, लेकिन जैसी बॉडी थोड़ा सा भी अगर तिरछा उछा हुआ ना, थोड़ा सा भी बेंड किया ना, अगर बॉडी थोड़ा सा भी बेंड किया, साइक्लिस्ट क्या करता है, टर्न पर थोड़ा सा बेंड कर ही जाता है ना, तो बॉडी जैसे ही बेंड करेगा ना उसका नॉर्मल डायरेक्शन में बेंड कर जाएगी। बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं, चाहे वो बॉडी किसी भी पोजीशन में हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। लेकिन बॉडी जैसी बेंड करती है ना, जैसी थोड़ा सा भी बेंड करेगी ना, तो उसका नॉर्मल डायरेक्शन में बेंड कर जाती है। तो जो ग्राउंड है उस साइक्लिस्ट पर जो नॉर्मल रिएक्शन n लगाती है ना, जो ग्राउंड है वो साइक्लिस्ट पर नॉर्मल रिएक्शन n लगाएगी, और ये n वर्टिकल से थीटा एंगल पर लगेगी। ओके, और क्या होगा, जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उस पार्टिकल पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। ये बातें हमने कहाँ बताई थी? सर्कुलर मोशन बताई थी। तो जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है ना, जब साइक्लिस्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो उस साइक्लिस्ट पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उस पार्टिकल पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। तो साइक्लिस्ट भी टर्न पर एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, ऐसे में उस साइक्लिस्ट पर भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। कितना होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू? भाई mv² अपन में r होती है। ये कहाँ से आ गया? mv² अपन में r। तो देखो भाई, यदि आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जानना है ना, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर mv² अपन में r कैसे आया, तो ये सब चीज़ें तो है सर्कुलर मोशन का, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर बताया हुआ सर्कुलर मोशन में। तो यदि आप में से किसी भी बच्चों को ये डाउट हो कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है,
उनकी वैल्यू ये, उनका फॉर्मूला ये कैसे होता है, एम बी स्क्वायर अपन आर। तो प्लीज रेफर द सर्कुलर मोशन, आपको सर्कुलर मोशन वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो जाइए, ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो ना तो वो लेक्चर देखिए सर्कुलर मोशन वाला। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर अपन में आर कहाँ लगेगी, रेडियली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। ओके 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 ठीक है। तो फोर्स तो तीन ही लगेगा, साइक्लिस्ट पर फोर्स तीन ही फोर्स लाएंगे। कौन सा, एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी, और एक नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, तो ग्राउंड लगाएगा। नॉर्मल रिएक्शन एम जो वर्टिकल से थीटा एंगल पर लगेगी, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो किधर लगेगी, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, ये रेडियस है ना, और ये रेडियस का सेंटर है, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जिसको हमने एम बी स्क्वायर अपन में आर से डिनोट किया है। यहाँ पर एम बी स्क्वायर अपन में आर क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ओके, अब देखो तीन ही फोर्स लगेगी बस, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लगेगी। इस एन का दो कंपोनेंट होगा, कौन सा भाई, ऊपर होगा एन कॉस थीटा, इस एन का दो कंपोनेंट होगा ना, एक होगा एन कॉस थीटा, एक क्या होगा एन साइन थीटा होगा ना, एन साइन थीटा। अच्छा, ये कंपोनेंट ड्रा करने में किसी को बच्चे को प्रॉब्लम हो ना, वैसे तो मैं हर बार बता देता हूँ। ठीक है, देखो जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल होती है ना, उसके साथ कॉस कंपोनेंट होता है, और इस कॉस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है, तो साइन कंपोनेंट होता है। ठीक है ना, एक बार लेंगे ऐसे कॉस कंपोनेंट किस एक्सिस पर लेंगे, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रही है। एक बार लेंगे कॉस कंपोनेंट और एक बार लेंगे साइन कंपोनेंट, एक बार ऐसे घुमाएंगे तो एक बार ऐसे घुमाएंगे, ठीक, इसका अपोजिट। और कहाँ तक अपोजिट घुमाएंगे इसके, तो इसके परपेंडिकुलर तक। एक बार ऐसे घुमाएंगे, लेंगे एन कॉस थीटा, क्योंकि इसी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रही है, और जिसके साथ थीटा एंगल बनती है उसके साथ कॉस कंपोनेंट। और एक बार इसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, कहाँ तक, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन तक, यहाँ से 90 डिग्री तक, और ये हो जाएगा एन साइन थीटा। ठीक है, इसके ज़्यादा डिटेल जानिए ना, इससे ज़्यादा डिटेल जानिए कि भाई कैसे ड्रॉ करते हैं कंपोनेंट, तो प्लीज़ आपको वेक्टर चैप्टर देखनी पड़ेगी। वहाँ पर जो बनाया है ना मैंने कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने बताया हूँ कि भाई किसी भी चीज़ का कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, ये हो जाएगा एन साइन थीटा। बस सारे इक्वेशन लग चुके, सारे फोर्स लग चुके, सारे इक्वेशन लिखा चुके। अब इनको बैलेंस कर दीजिए। कैसे बैलेंस करना है भाई, तो देखो एन साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एन साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है कौन, एम बी स्क्वायर अपन में आर। अगर ये बैलेंस नहीं करेगा ना, एन साइन थीटा इस एम बी स्क्वायर अपन में आर को बैलेंस नहीं करेगा, तो साइक्लिस्ट बाहर फेंका जाएगा। ठीक है ना, अगर ये एन साइन थीटा इसको बैलेंस नहीं किया तो साइक्लिस्ट बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि एम बी स्क्वायर अपन में आर क्या है, वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो किधर लग रही है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ लग रही है। तो यदि इस एम बी स्क्वायर अपन में आर को एन साइन थीटा बैलेंस नहीं किया ना, तो साइक्लिस्ट बाहर फेंका जाएगा, स्कीड कर जाएगा, स्लिप कर जाता है ना, कभी कभी तेजी से मुड़ते हैं तो क्या होता है, स्लिप कर जाता है, गाड़ी स्कीड कर जाती है। यही कारण है एन साइन थीटा इसको बैलेंस नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो स्कीड कर जाता है, बाहर की तरफ फेंका जाता है। ओके, तो यदि सेफ टर्न करना है ना, फॉर द सेफ टर्न, चलो मैं लिख ही देता हूँ, फॉर द सेफ टर्न, फॉर सेफ टर्न, इसके लिए क्या जरूरी है भाई, तो एन साइन थीटा इक्वल होना चाहिए किसके, एम बी स्क्वायर अपन में आर के, इक्वेशन नंबर 1। और क्या है, एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को, एन कॉस थीटा बैलेंस करेगा एम जी को। ठीक है ना, इसको भी बैलेंस करना जरूरी है। यदि एन कॉस थीटा ज्यादा हो जाए ना, तो साइक्लिस्ट ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, एन कॉस थीटा ज्यादा हो जाएगा तो साइक्लिस्ट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। किससे ज्यादा हो जाए, एम जी से ज्यादा हो जाए, एन कॉस थीटा एम जी से ज्यादा हो जाए, साइक्लिस्ट ऊपर हो जाए, उठ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि एन कॉस थीटा भी एम जी के बराबर ही हो। एन कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, एम जी के बराबर होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में 2 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड द इक्वेशन 1 बाई द इक्वेशन 2। क्या लिखा मैंने, डिवाइड द इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो एन साइन थीटा अपॉन में एन कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू एम जी। ओके, यहाँ एम से एम गया, एन से एन गया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा होता है ना। और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में आर जी। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ
वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा, और यहां से आप लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये भी क्या है, वो स्पीड है जिस स्पीड से साइकिलिस्ट टर्न कर रहा है। भी क्या है, वो स्पीड है जिस स्पीड से साइकिलिस्ट टर्न कर रहा है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है जिस सर्कुलर पाथ पर साइकिलिस्ट मूव कर रहा है। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और थीटा क्या है, ये वाला थीटा है, देखो वो नॉर्मल रिएक्शन जो वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है ना, वही थीटा है यहाँ पर। ठीक है, ये सब भी तो लिख ही दिया मैं, देखो ये है भी, आर भी लिख दिया हूँ मैं, ऊपर में लिख ही दिया हूँ, आर इधर रेडियस है, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थीटा क्या है, ये वाला थीटा है। कौन सा ये थीटा है कि भाई वर्टिकल से नॉर्मल रिएक्शन कितना एंगल बनाती है, वही थीटा है ये। ओके, तो ये भी सेफ टर्न के लिए इतना ही वेलोसिटी होना चाहिए। ये भी इस भी के वेलोसिटी, सॉरी, यदि इस भी का वैल्यू, यदि इस भी का वैल्यू, इस स्पीड भी का वैल्यू अगर इससे ज़्यादा हो ना, तो साइकिलिस्ट क्या करेगा, बाहर की तरफ स्किड कर जाएगा, तब इसको एन साइन थीटा बैलेंस नहीं कर पाएगा। हमने बोला था ना कि सेफ टर्न के लिए एन साइन थीटा एम बी स्क्वायर अपन में आर के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इसकी वैल्यू बढ़ी एम बी स्क्वायर अपन में आर का, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जैसी वैल्यू बढ़ी तो ये क्या कर जाएगा, बाहर की तरफ फेंका जाएगा। ओके, कब बढ़ती है, मास तो साइकिलिस्ट का फिक्स ही रहेगा, जब रेडियस घटती है, ठीक है ना, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, या फिर वेलोसिटी बढ़ेगी तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा। ओके, तो सेफ टर्न के लिए मैक्सिमम जो स्पीड होती है ना, वो इतनी होना चाहिए, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे में एन साइन थीटा उनको बैलेंस नहीं कर पाएगा और साइकिलिस्ट बाहर की तरफ स्किड कर जाएगा। तो ये था क्या, बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट, एक छोटा सा टॉपिक बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। ओके जी, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन 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 आप यस पढ़ाई करते रहेंगे, पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। हमने जो बीड़ा उठाया ना, वो तो पूरा करके ही रहेंगे। हम तो हार मानने वाले नहीं हैं, हम वो हैं जो हार मान के रुकते नहीं हैं। हम तो अपना काम करते रहेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। हम तो अपना काम करते रहेंगे। आप देखो, आपको अपना काम करनी है कि नहीं। तो यार, यदि आपको भी सफलता पानी है ना, आपको भी अपना स्वप्न पूरा करना है ना, अपने सपने पूरा करना है ना, तो आपको भी हार नहीं माननी पड़ेगी। वास्तव में हार उनकी नहीं होती है जो हार जाते हैं, हार उनकी होती है जो हार मान लेते हैं भाई। तो हार मानना नहीं, हार जाना अलग बात है, हार मान लेना अलग बात है। हार जाओ कोई गम नहीं, हार मत मानना, हार मत मानना। मैं उनमें से हूँ जो हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसीलिए मैं यही ज्ञान देता हूँ और आपको भी यही बता रहा हूँ कि हार मत मानना। हार जाने से कुछ नहीं होता है, हार जाने से तुम एक चीज़ें सीखते हो, क्या मैंने गलती किया, बट हार मत मान लेना, वहीं पर तुम्हारी हार होती है जहाँ पर हार मानते हो। याद है ना वो कर्ण और अर्जुन की महाभारत की लड़ाई। अर्जुन और कर्ण में जानते हो मेन अंतर क्या था, अर्जुन वो थे जो हमेशा जीत जाया करते थे, अर्जुन वो थे जो हमेशा जीत जाना चाहते थे, लेकिन कर्ण वो था जो हार कर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, हार कर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अक्सर जब अर्जुन और कर्ण में युद्ध हुआ ना, अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हुआ, उसमें मैक्सिमम टाइम अर्जुन ही जीते, मैक्सिमम टाइम कर्ण हार ही गया। तुम जाकर देखो वो जो महाभारत बनी है ना बी आर चोपड़ा वाले की, बी आर चोपड़ा सर के जो महाभारत बनी है ना, द बेस्ट, और वही बेस्ट है, बाकी नहीं है बेस्ट, ठीक है ना, वही बेस्ट है। यदि आपको महाभारत देखनी है तो बी आर चोपड़ा सर का ही देखनी है, दूसरे को नहीं। और जाओ देखो, उसमें देखोगे कि अर्जुन और कर्ण के बीच जब भी युद्ध हुआ ना, उसमें मैक्सिमम टाइम अर्जुन ही जीते हैं, कर्ण हारा ही हारा है। लेकिन कर्ण हार नहीं माना है, कर्ण हार नहीं माना, एक बार फिर से तैयार हो जाता था अर्जुन से लड़ने के लिए। और वही कर्ण था जिनके पास भगवान श्री कृष्ण को जाना पड़ा अर्जुन के लिए, जिनके पास भगवान कृष्ण को जाना पड़ा अर्जुन के लिए। भगवान कृष्ण जानते थे कि ये वो बंदा है जो हार जाता है लेकिन हार नहीं मानता है, और वही कर्ण था जिसने युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जीवन दान दिया था, वही कर्ण था। वो कर्ण जो अर्जुन से हमेशा हार जाया करता था ना, वही कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दिया था। जानते हो क्यों?
जानते हो क्यों? कर्ण अर्जुन से किसी मामले में कम नहीं था और ना अर्जुन किसी मामले में कर्ण से कम थे। अर्जुन भी किसी मामले में कर्ण से कम नहीं थे। यदि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन थे तो थे, लेकिन जो गुण, एक गुण जो कर्ण में था ना, वो गुण अर्जुन में नहीं था। यही कारण था कि अर्जुन को जीवन दान मिली थी कर्ण से। कौन सा गुण? कि कर्ण कभी हार नहीं मानता था, हार जाने से डरता नहीं था, लेकिन हार नहीं मानता था। अर्जुन जीत जाना चाहते थे और एक बार भी हारते थे ना तो वो घबरा जाते थे, व्याकुल हो जाते थे। उनको लगा मैं हार गया। नहीं, एक ही चीज़ थी कर्ण में जो अर्जुन के पास नहीं थी, कि हार नहीं मानता था थोड़ा। और इसी बल के आधार पर, इसी के गुण के आधार पर, इसी प्रॉपर्टी के आधार पर उसने कर्ण को, अर्जुन को जीवन दान दिया था कर्ण ने। तो आपको भी भाई सीखनी है, हमको कहीं से भी सीखने को मिले मैं सीखूंगा। और मैं भी वो बंदा हूँ जो हार जाने से डरता नहीं हूँ, लेकिन हार मानने मेरे को आता नहीं है। इसलिए मैं आपको भी, मैं तुमको भी यही शिक्षा दूंगा, हार जाना, हार मत मानना, एक बार फिर से तैयार हो जाना लड़ने के लिए। तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, इनविजन फिजिक्स तुम्हारा साथ नहीं छोड़, इनविजन फिजिक्स तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। मैं बने रहूँगा तुम्हारे साथ। आप पढ़ाई करते रहिए, खूब परिश्रम करते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।